साथियों, आज इस सेशन में मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से संबंधित दो जबरदस्त टिप्स दूंगा, जिससे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आसानी से पहचान लेंगे और इनके इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे। साथ ही साथ कोई भी एरर्स इससे रिलेटेड किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी आप फ्लॉलेसली बना लेंगे। मोरोवर, किसी भी सेंटेंस के सिंटेक्स को समझना आसान हो जाएगा, जिससे आप पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराग्राफ जंबल हो, उनको आप प्रिसाइजली समझ सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी कंफ्यूजन्स है वो सब के सब आज क्लेरिफाई करते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट टर्म को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, जो किसी भी चीज के अधूरेपन को पूरा करता है। जैसे सब्जेक्ट के अधूरेपन को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के अधूरेपन को पूरा करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट्स का काम जो दिया गया है वो नाउन और एडजेक्टिव को ही दिया गया है, कोई और दूसरा वर्ड कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो सिर्फ लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब तीन मेन वर्ब में से एक है, एक ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव और तीसरा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, और अगर इनमें से दिए गए कोई भी लिंकिंग वर्ब एक्शन का काम कर रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, वो फिर ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव में अपने स्वभाव के अनुरूप। लिंकिंग वर्ब सिर्फ स्टेट बताता है, यानी कि जितने भी लिंकिंग वर्ब हैं वो सब स्टेटिव वर्ब होंगे, ये पक्का है। और जब वो एक्शन वर्ब बन जा रहा है तो फिर वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब का काम ही बस दिया गया है लिंक करना, जोड़ना, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रिनेम करता है, डिस्क्राइब करता है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉम्पैरेटिवली रिलेट करके पढ़ेंगे। साथियों, इन दोनों वाक्यों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का जो मेन वर्ब है ना, उसका काम अलग है। ये जो कह रहा है कि ही हैज गॉन अब्रॉड, तो इस प्रेडिकेट का मेन वर्ब को देखिए, इस प्रेडिकेट के मेन वर्ब को देखिए, और दोनों का मतलब समझिए। ही हैज गॉन मैड, तो गो का मतलब जाना नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ कि वह पागल हो चुका है। हम बोलते हैं ना, ही हैज गॉन मैड, ही हैज गॉन क्रेजी, ही हैज गॉन इनसेन, ही हैज गॉन अनकॉन्शियस। तो यहाँ पे जो हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट है। चेक कैसे करेंगे? इन वर्ब को इक्वल के मार्क से रिप्लेस करके देखिए, तो मीनिंग आपका बिल्कुल स्पष्ट प्रिसाइजली निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ही हैज गॉन को अगर इक्वल के मार्क से रिप्लेस करेंगे तो ही इक्वल टू अब्रॉड नहीं होगा। यहाँ पे गॉन जो है एक्शन वर्ब है, और यहाँ पे ये जो एक्शन वर्ब है ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ही हैज गॉन यहाँ पे जो है ये हमारा स्टेटिव वर्ब है, और ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। मेन वर्ब तो दोनों हैं, लेकिन एक हमारा लिंकिंग है और एक हमारा इंट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे फिर से देखिए दोस्तों कि दोनों वाक्यों के जो प्रीडिकेट हैं, इसमें आप देखिए कि दोनों का मेन वर्ब कॉमन है, दोनों का मेन वर्ब कॉमन है। लेकिन वह घर आया है, वह घर आ चुका है, तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है। अगर ये एक्शन वर्ब है तब ये हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होगा। वैसे आपको पता है कि इंट्रांजिटिव है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसका। माई ड्रीम हैज कम ट्रू, इसका मतलब हुआ कि मेरा सपना सच हो चुका है। तो कम का मतलब यहाँ आना था, यहाँ पे होना है, मतलब एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। अब फिर से इन दोनों एग्जांपल्स को जरा देखिए गौर से। तो सी हैज टर्न्ड मैड, बोलते हैं ना, सी हैज टर्न्ड क्रूअल, सी हैज टर्न्ड ब्यूटीफुल, सी हैज टर्न्ड अगली। तो इस तरह से ये जो वर्ड आया है, यहाँ पे भी टर्न्ड है और यहाँ पे भी टर्न्ड है। तो दोनों में आप फर्क समझ रहे होंगे कि दोनों मेन वर्ब तो है, लेकिन ये हमारा जो है लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ही हैज टर्न्ड मैड वह एक स्टेट ऑफ बीइंग है, अवस्था बता रहा है कि वह पागल हो चुकी है, वह क्रूअल हो चुकी है, वह बुद्धिमान हो चुकी है, वह बदसूरत हो चुकी है। तो वह स्टेट ऑफ बीइंग है। लेकिन ही हैज टर्न्ड द पेज, तब आप यहाँ देखेंगे कि वह कोई एक्शन किया है, ये एक्शन वर्ब है, और इसका चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ये इसका ऑब्जेक्ट और ये इसका सब्जेक्ट। अब यहाँ फिर से देखिए दोस्तों, इसके प्रीडिकेट में देखिए और इस वाक्य के प्रीडिकेट में देखिए। यहाँ पे मेन वर्ब जो है ग्रोन है, यहाँ पे भी ग्रोन है, लेकिन दोनों में फर्क है। ही हैज ग्रोन वाइज, वह बुद्धिमान हो चुका है, यानी कि उसका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, बुद्धिमान होने की अवस्था को बता रहा है। जैसे आई हैव ग्रोन वेजिटेबल्स, तो ये एक्शन है, ये एक्शन है, तो एक्शन वर्ब है, तो चाहे तो ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा। और लिंकिंग वर्ब है, वो हमेशा स्टेटिव ही रह सकता है। तो मैंने क्या उगाया है, सब्जियां उगाया है। किसने उगाया है? मैंने उगाया है। तो ये ऑब्जेक्ट है, जबकि ये जो वाइज लिखा हुआ है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है।
ही हैज ग्रोन वाइज यानी स्टेट ऑफ बीइंग, समझ रहे हैं ना, वो अवस्था बताता है। अब यहाँ फिर से एग्जांपल्स को जरा कंपेयर करिए। द सूप टेस्ट डिलीशियस और सी टेस्टेड द सूप बिफोर सर्विंग इट। तो दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे भी मेन वर्ब टेस्टेड है, यहाँ पे भी टेस्ट है, दोनों का सेम वर्ब यूज हुआ है, दोनों मेन वर्ब है। लेकिन इस वर्ब का टेस्ट का दो मतलब हुआ, एक स्वाद होना और एक स्वाद लेना। स्वाद होना मतलब स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, स्वाद लेना मतलब वो हमारा एक्शन वर्ब है। तो सी टेस्टेड द सूप बिफोर सर्विंग इट, दूसरे को सर्व करने के पहले वो टेस्ट की, क्या टेस्ट की? सूप। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें डूइंग है और इसमें जो है स्टेट ऑफ बीइंग है, ये अर्गेटिव वर्ब हो गया। जैसे कोई वर्ब होते हैं ना जिसका में डूइंग और हैपनिंग दोनों मीनिंग रहता है। तो द सूप टेस्ट डिलीशियस, इसका मतलब क्या है? सूप डिलीशियस है, सूप इक्वल टू डिलीशियस, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो कई बार जब हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं ना, तो वहां पे जानबूझ के एडवर्ब लगा दिया जाता है एरर में। जैसे ट्रू लिखा था तो ट्रूली लिख देता, मैड है ही हैज गॉन मैड, मैडली अगर कर दें, ही हैज ग्रोन वाइज के जगह वाइजली कर दें, द सूप टेस्ट डिलीशियसली कर दें तो गलत है। क्योंकि एक बात हमने पहले ही कहा कि कॉम्प्लीमेंट का काम जो है नाउन या एडजेक्टिव कर सकता है, लेकिन हर बार कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब लगा के कॉमन एरर बनाया जाता है। तो चेक कैसे करेंगे? देखिए कि वो वर्ब जो है स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है या एक्शन बता रहा है। एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती है। अब यहां पे देखिए, ही लुक्स टायर्ड, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है लुक्स है, ही लुक्ड आफ्टर अस, तो यहाँ पे लुक का मतलब दिखना होता है, लेकिन जैसे ही हम लुक एट बोल देते हैं, लुक आफ्टर, लुक अप, अपॉन बोल देते हैं, तो इसका मीनिंग बदल जाता है। तो ही लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना किसी का, तो वह देखभाल करता है, किसका करता है? हम लोगों का। तो ये जो फ्रेजल वर्ब बन गया और ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है। जबकि वह टायर्ड दिखता है आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, तो वह दिखता है मतलब उसका स्टेट ऑफ बीइंग है और वह हम लोगों को देखभाल करता है, ये एक्शन है। तो यहाँ पे ये जो टायर्ड हुआ ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ और ये जो है हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया जो समय बता रहा है कि कब टायर्ड दिखता है, आफ्टर द जर्नी। तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे आप जरा महसूस करिए, सी फील्स हैप्पी, सी फील्स सैड, सी फील्स एक्साइटेड, सी फील्स ओवरजॉयड, ये क्या है? उसका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सी फील्स द फैब्रिक, क्या फील करती है? फैब्रिक ऑफ द ड्रेस, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज के रूप में। अब ये जो बी है, बी का अलग अलग फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य में इज के अलावा कोई और दूसरा वर्ब है? नहीं है, तो ये हमारा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या लिंकिंग क्या है? एक्शन तो है नहीं, तो लिंकिंग वर्ब। तो द स्काई इज एन एवर चेंजिंग कैनवास ऑफ वाइब्रेंट कलर, तो ये जो एन एवर चेंजिंग कैनवास है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये पूरा का पूरा हम बोलेंगे ये हमारा फ्रेज हो गया जो नाउन फ्रेज है। तो आप समझिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में सिर्फ नाउन वर्ड या एडजेक्टिव वर्ड ही नहीं आता है कि पूरा एक्सटेंशन देने के लिए हम फ्रेजेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी फील सैड या सी इज इन शॉक, सी इज इन सैडनेस, तो हम वर्ड को भी यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट में और प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को एक्सटेंड करके वाक्य के कॉम्प्लिकेसी को बढ़ाया भी जाता है। जैसे आई एम ग्रेटफुल, अब आई एम ग्रेटफुल जो है एक ही मात्र वर्ब है ना, तो मेन वर्ब एक ही है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है आई को। लेकिन ये एक्सट्रीमली क्या हुआ? एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब आया है लेकिन हेड वर्ड इसका जो है ग्रेटफुल है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। किस लिए? फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ये पर्पस बता रहा है, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। अब यहाँ देखिए ओवर द इयर्स, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया, सब्जेक्ट यही है, सी हैज बीन, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब हो गया। और रिमार्केबल लीडर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये जो कॉम्प्लीमेंट है एक नाउन फ्रेज है, यानी कि समय के साथ वह एक शानदार नेता बन चुकी है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। साथियों अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है, तो कॉम्प्लीमेंट तो हमारा नाउन या एडजेक्टिव ही रहेगा, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि उस वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे
और उसके बाद में आके वो कॉम्प्लीमेंट उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट का नया रोल बताता है, ऑब्जेक्ट का नया अवस्था बताता है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो पहले अवस्था में था अब वो नया अवस्था में आएगा, यानी कि न्यू रोल असाइन करने का काम करता है कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये कहाँ कब कैसे यूज करते हैं इनको जानते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम सिर्फ उस वाक्य में प्रयोग करते हैं जहां पे फैक्टिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। फैक्टिटिव वर्ब अ काइंड ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों को लेता है। या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फैक्टिटिव वर्ब सब्जेक्ट को अलाउ करता है कि तुम ऑब्जेक्ट की स्थिति में चेंज लाओ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में है उसको नया रोल में लाओ, उसको नया स्टेट में लाओ, नया अवस्था में लाओ, नया कंडीशन में लाओ, यानी कि न्यू रोल को असाइन करने का काम आपका फैक्टिटिव वर्ब करवाता है सब्जेक्ट से। और ये जो न्यू रोल दिया जाता है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के मदद से दिया जाता है, जो नाउन या एडजेक्टिव होगा। चलिए दोस्तों, दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करिए। इस वाक्य के प्रेडिकेट में देखेंगे कि हमारा जो मेन वर्ब है मेड है, यहाँ पे भी मेड है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि सी मेड अ केक, वह क्या बनाई थी, एक केक बनाई थी। ये हमारा सिंपल ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, सी मेड हिम कैप्टन, यानी कि ये जो है हमारा फैक्टिटिव वर्ब है, और ये जो फैक्टिटिव वर्ब है ये अलाउ कर रहा है सब्जेक्ट को कि आप किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप अपने जो है मेरा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति में परिवर्तन करो। तो यहाँ पे एक न्यू रोल असाइन हुआ है, अ न्यू रोल। यही हमने पढ़ा था ना कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो नया रोल देता है। तो ये नया रोल मिला, पहले कैप्टन नहीं था अब कैप्टन बन गया। तो ऑब्जेक्ट को नया रोल में डालने का काम, नया अवस्था में डालने का काम, रीनेम करने का काम, नया यानी न्यू नेम देना, न्यू अवस्था देना, न्यू रोल देना, ये काम होता है फैक्टिटिव वर्ब का। और सिर्फ फैक्टिटिव वर्ब के साथ ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब इसी तरह से आप पहचानिएगा कि नया रोल मिल रहा है कि नहीं। जैसे अगर मैं कहता हूं आई चूज अ राइट ऑप्शन, मैंने एक सही ऑप्शन का चुनाव किया था। तो आई चूज अ राइट ऑप्शन, क्या चुनाव किया था, राइट ऑप्शन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिंपल ट्रांजिटिव वर्ब है। द टीचर चूज हिम मॉनिटर, द टीचर चूज हिम मॉनिटर, द टीचर चूज हिम कैप्टन। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों कि किसने चूज किया, टीचर ने। किसको, उसे। तो एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जहाँ एक ही ऑब्जेक्ट हो तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब पहले वो मॉनिटर नहीं था, लेकिन अब उसको नया रोल असाइन हुआ और वो मॉनिटर बन गया। तो ये जो मॉनिटर वर्ड है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया इस ऑब्जेक्ट का। और ध्यान रखिएगा क्लास में एक ही मॉनिटर होता है, एक ही कैप्टन होता है। तो मॉनिटर है, कैप्टन है, किंग है, प्रेसिडेंट है, क्वीन है, कोई भी चीज जो अपने जैसा एक टाइटल जनरल है, अकेला है उस खास ग्रुप में, कभी भी हम आर्टिकल वगैरह का प्रयोग फैक्टिटिव वर्ब के साथ नहीं करना है। ना ही हम ऐसे कर देंगे कि ही द टीचर चूज हिम अ मॉनिटर, तो भी गलत हो जाएगा। चूज हिम एज अ मॉनिटर तब भी गलत हो जाएगा। तो इन गलतियों से भी आपको बचना है और ये एरर में हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ पे फिर से देखिए, दोनों वाक्य को कंपैरिजन करिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस प्रीडिकेट का जो वर्ब है और इस प्रीडिकेट का वर्ब है, इन दोनों को देखिए और देखिए कि ये जो है ना अलाउ कर रहा है जज को कि आप उसे एक नया रोल में असाइन करिए, नया अवस्था में। तो यहाँ नया अवस्था है कि पहले क्या था, जज ने डिक्लेयर किया उसे इनोसेंट, यानी कि पहले अक्यूज्ड होगा, आरोपी होगा। अब वो नया अवस्था में है कि अब वो बेगुनाह है। तो ये नया अवस्था है, न्यू कंडीशन को यहाँ पे असाइन किया गया है इसके साथ। तो इस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक एडजेक्टिव है जो इस ऑब्जेक्ट की अवस्था को बता रहा है। जबकि सी डिक्लेयर्ड हर इंटेंशन, मतलब एक्सप्रेस्ड की, क्या एक्सप्रेस की, अपना इंटेंशन, कैसे, क्लियरली। ये हमारा एडवर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। एडवर्ब तो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा। अब यहाँ देखिए, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो कौन इलेक्ट किया, वे लोग किए। किसको किए, उसे। एक ही ऑब्जेक्ट है मतलब डायरेक्ट है, और पहले वो प्रेसिडेंट नहीं था, अब वो नया रोल इसको मिल गया है। तो ये जो है बदला हुआ
जो रोल है ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सी इलेक्टेड टू स्टे, यानी कि यहाँ पे इलेक्टेड का मतलब हुआ कि सी डिसाइडेड टू स्टे, तो इसका मीनिंग अलग है। और यहाँ पे क्या डिसाइड की, रुकने का। देखिए फिर से एक बार देखिए इन दोनों वर्ब को, दे कॉल्ड हिम हीरो, आई विल कॉल यू लेटर, तो मैं आपको बुलाऊंगा, किसको बुलाऊंगा, आपको, बाद में। तो ये एकमात्र ऑब्जेक्ट है, और ये लेटर जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा नहीं। दे कॉल्ड हिम, तो कॉल हिम हीरो, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जितने भी वर्ब हैं इनके अलग अलग रोल हैं वाक्य में, तो कब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पहचानना है। दे कॉल्ड हिम हीरो, अब यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे कि दे कॉल्ड हिम एज अ हीरो या दे कॉल्ड हिम अ हीरो, ये गलत हो जाएगा। ये नाम दिया गया है, दे कॉल्ड हिम हीरो मतलब दे नेम्ड, दे एड्रेस्ड। अब यहाँ पे देखिए पहले उसको किसी और नाम से वो बुलाते होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इनके नाम को रीनेम कर दिया, तो नाम में बदलाव है, रोल में बदलाव है, अवस्था में बदलाव है। जब तक बदलाव नहीं है वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब इसका रीनेम किया गया है, तो कहीं पे रीनेम किया जा रहा है, यानी पहले कुछ और, तो हम बोलते हैं ना कि दे कॉल्ड हिम हीरो, दे कॉल्ड हिम सोल्जर, दे कॉल्ड हिम कैप्टन, दे कॉल्ड हिम कवि, दे कॉल्ड हिम राइटर। तो इस तरीके से हम रीनेम करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की मदद से, नया नाम देते हैं, नया स्टेट देते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट लिखा है और यहाँ पे भी लेफ्ट है, दोनों मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आई लेफ्ट माई जॉब, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि द इंसिडेंट लेफ्ट हर स्पीचलेस, तो ये स्पीचलेस जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये स्पीचलेस किसको बनाया है, इसे बनाया है। यानी कि पहले तो बोल रही थी, लेकिन वो इंसिडेंट के बाद एकदम मुक हो गई, चुप हो गई, शांत हो गई, यानी कि उसके अवस्था में परिवर्तन आया है। कई बार हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी एडजेक्टिव लिखा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं, उन गलतियों से भी आपको बचना है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई बॉट द थिंग्स नेसेसरी, अब यहाँ पे कुछ बच्चे अगर नहीं समझेंगे तो उनको लगेगा कि आई बॉट, कौन खरीदा, मैं खरीदा, क्या खरीदा, कुछ चीज खरीदे। अब कैसा चीज खरीदा, नेसेसरी, जरूरी चीज, तो ये वाला भी ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे नहीं दोस्तों। ये देखिए ये जो वर्ब है ना, ये नॉर्मल कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये फैक्टिटिव वर्ब नहीं है। तो मैंने क्या खरीदा, कोई चीज खरीदा, तो कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद एडजेक्टिव आता है, तो उसका एक ही काम है कि ये इस चीज की आइडेंटिटी बताता है, तो ये आइडेंटिटी बता रहा है। यानी कि आपने पढ़ा है ना कि नाउन के बाद जो भी आता है एडजेक्टिव वो उसकी आइडेंटिटी बताता है। यानी कि मैंने खरीदा उन चीजों को जो नेसेसरी था, जो अननेसेसरी चीज था उसको नहीं खरीदा, यानी कि थिंग्स जो नेसेसरी था, ये इसकी आइडेंटिटी बता रहा है, इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं मानेंगे। जैसे आई प्लग द फ्लावर्स फ्रेश, तो प्लग जो है वो हमारा फैक्टिटिव वर्ब नहीं है, तो फ्रेश जो है चाहे तो हम लिखेंगे आई प्लग द फ्रेश फ्लावर्स, या हम लिखेंगे आई प्लग द फ्लावर्स फ्रेश, तो फ्रेश वहां पे आइडेंटिफाइंग हो जाएगा, उसको हम कोई भी रिलेटिव क्लाउज से बदल सकते हैं। रिलेटिव क्लाउज मतलब रिलेटिव एडजेक्टिव क्लाउज से। अब यहां फिर से देख लीजिए, दे प्रोक्लेम्ड, क्या प्रोक्लेम किया, इस एरिया को क्या, नेशनल पार्क, यानी पहले एरिया नेशनल पार्क नहीं था, अब ये नया रूल असाइन हुआ है। शी प्रोक्लेम्ड हर लव, उसने अपना लव को किया एक्सप्रेस, उद्घोषणा किया उस आर्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हर लव है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। साथियों ग्रामर के न्यूएंसेस को अच्छे तरीके से अगर समझना है तो आप ये किताब जो है मिराज इंग्लिश ग्रामर, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक हैं 27 टॉपिक ग्रामर के, वो सब कुछ इसमें दिए हुए हैं, सारे टॉपिक्स। ऐसा नहीं कि मोडाल्स है तो मूड नहीं, एडवर्ब है तो एडवर्बियल नहीं, एडजेक्टिव है तो डिटर्मिनर नहीं, क्लेफ्ट सेंटेंस नहीं, मॉडिफायर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, खाली पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, ऐसा नहीं। इसमें सारा कुछ है और वो भी सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली सब इसमें दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स किताब है इसको आप जरूर पढ़िए, इसमें आपको कंप्लीट मास्टरी दिलाएगा ग्रामर में।
देख रहे हैं ना, ये सारे फीडबैक वगैरह आप देखिए अच्छे से। और साथ ही साथ ये पूरा वोकैबुलरी के लिए एडवांस वर्ड बूस्टर, रीडिंग के लिए शार्पनर, राइटिंग के लिए पैनोरमा, प्रैक्टिस के लिए मेंटर ऑफ कॉमन रीडर्स, वॉइस नरेशन, ये पूरा का पूरा किताब आप मंगाइए और अपने इंग्लिश को उस लेवल पे ले जाइए स्केल अप करके कि जहां पे आपको लगे कि हाँ हमने जीवन में कुछ परिवर्तन लाया है। और साथियों ये कंप्लीट इंग्लिश रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है ग्रामर का, जो आपको बहुत ही बारीकी के साथ बहुत विस्तार से सब कुछ इसमें बताया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, एनडीए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ग्रामर सब में इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए रिकमेंडेड है। ये पढ़ना है, इनको पढ़ के हजारों हजार बच्चे अपना करियर ब्राइट किए हैं और अब आपकी बारी है। आप इस कोर्स को चूज करेंगे, जीवन का सबसे बेस्ट निर्णय है दोस्तों।